हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस सेशन के अंदर, है ना। आज की इस वीडियो में ये सेकंड वीडियो होने वाली है। जो हमने पीवाईक्यू सीरीज की हुई है उसकी आज ये सेकंड वीडियो है। हमने लास्ट वाली वीडियो में बच्चों 2025 से लेकर 2026 के साल में जो जामिया के अंदर जो एसएसटी के सवाल पूछे गए थे वो सारे सवाल देखे थे। आज के इस सेशन के अंदर जो है हम उससे पिछले ईयर के यानी 2024 से 25 के बीच में जो सवाल एसएसटी के अंदर आए थे आज के इस वीडियो में वो जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को जो है सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने सारे दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, है ना। एकदम फुल एनर्जी के साथ जो है क्लास में बैठना है। जल्दी से हम जो है सारे अपने जितने भी क्वेश्चन है उनको सेलेक्ट करने की इनको जो है सोल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। फाउंडर्स हैं, फाउंडर्स को नमन कीजिए, है ना। खिराज अकीदत पेश कीजिए, श्रद्धांजलि दीजिए और उसके बाद जल्दी से क्लास में मेरे साथ जुड़ जाइए। आज की इस क्लास का बच्चों ये हमारा पहला सवाल होने वाला है। जल्दी से सारे बच्चों को सवाल करना है और उसी पैटर्न पर हमारी क्लास रहेगी। मैं सवाल इधर आपके सामने है, सवाल आपको रीड करना है और कमेंट के अंदर आपको अपना आंसर जो है जल्दी से जल्दी आंसर, सही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहली जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड बच्चों कब रखी थी। आपको जो है इसका आंसर बताना है। तब तक के लिए मैं आपका टाइमर जो है इधर लगा देता हूं बच्चों, ठीक है। टाइमर आपका बच्चों शुरू होता है। अब 10 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कब की थी। 1946, 1934, 1949 और 42। टाइमर बच्चों आपका खत्म हुआ। जल्दी से आंसर आपको जो है पता चल गया होगा। सही आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आंसर होगा बच्चों बी, 1934। 1934 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है बच्चों डिमांड रखी थी। थोड़ा देख लेते हैं बच्चों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बच्चों वो असेंबली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो है बेसिकली सेटअप की गई थी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनना था, उसके लिए जो असेंबली सेटअप की गई थी बच्चों वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाई, है ना। कब सेटअप हुई थी बच्चों, ये फाइनली सेटअप हुई थी 1946 के अंदर, है ना। 1946 के अंदर सेटअप हुई थी। और किस प्लान के अंदर ये सेटअप हुई थी बच्चों, याद रखना है कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर ये कमेटी को सेटअप किया गया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 के अंदर आया, तब जो है हमारी कैबिनेट कमेटी जो है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर इसको सेटअप किया गया। और क्या याद रखना है, याद रखना है बच्चों पहली मीटिंग जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर को, यानी 9 दिसंबर को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी। और फाइनल मीटिंग जो हुई थी बच्चों वो हुई थी 26 नवंबर 1949, है ना। यानी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चों फाइनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, ठीक है। तो आपको जो है पहली मीटिंग जो है याद रखनी है। सवाल आपसे यहाँ से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी, तो 9 दिसंबर आपको जो है बच्चों डेट याद रखनी है, ठीक है। चलिए बाकी के ईयर्स को देख लेते हैं। 1946 के अंदर बच्चों हमने बात की कि 1946 के अंदर क्या आया था। 1946 के अंदर इंडिया के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान आया था, है ना। और इसी मिशन प्लान के अंदर जो है हमारी कैबिनेट कमेटी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनी थी। बाकी 1949 के अंदर 26 नवंबर 1949 इस दिन बच्चों क्या हुआ था, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, है ना बच्चों। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, सॉरी बच्चों 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, है ना। हमने इस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार कर लिया था। वी अडोप्टेड एंड इनेक्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, है ना। बाकी 1949 के अंदर जो है गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया था। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, हमने पुरानी वीडियो के अंदर भी इस चीज को जो है डिस्कस किया है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था बच्चों 1942 के अंदर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये है, इन अ सेकुलर डेमोक्रेसी द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर प्राइमरीली एम्स टू। एक सेकुलर डेमोक्रेसी के अंदर बच्चों जो सेपरेशन ऑफ रिलीजन होता है स्टेट से,
यानी डेमोक्रेसी के अंदर स्टेट के बीच में और रिलीजन के बीच में सेपरेशन होता है, उसका प्राइमरीली एम क्या होता है, ये आपको इस सवाल के अंदर बताना है। आपका टाइम शुरू होता है बच्चों अब। जल्दी से सारे बच्चे कमेंट के अंदर इसका आंसर देंगे। ऑप्शन ए एम्पावर द मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, ऑप्शन सी प्रोमोट रिलीजियस डोमिनेंस, और ऑप्शन डी है बच्चों फैसिलिटेट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आंसर आप सभी बच्चों को जो है इसका मिल चुका होगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। बच्चों देखो होता क्या है, डेमोक्रेसी के अंदर हम जो है सेपरेट करते हैं रिलीजन को और अपने स्टेट को, यानी जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो और रिलीजन, इन दोनों के बीच में सेपरेशन होता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है। उसका एम क्या होता है? ऑप्शन ए बोलता है बच्चों एम्पावर द मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप्स। क्या हम सेपरेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो मेजोरिटी वाला रिलीजियस ग्रुप है वो एम्पावर हो जाए, वो और ज्यादा पावरफुल हो जाए? तो ए ऑप्शन बच्चों नहीं होगा। बी ऑप्शन कहता है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, यानी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। सी ऑप्शन है बच्चों प्रोमोट रिलीजियस डोमिनेंस, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के ऊपर डोमिनेट हो जाए, उसका डोमिनेंस आ जाए, क्या इसलिए हम जो है सेपरेशन करते हैं? तो ये भी आंसर नहीं है। फैसिलिटेट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, क्या हमारे सेपरेशन का एम बच्चों रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देना होता है? तो आंसर डी भी हमारा नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज बच्चों ऑप्शन बी। डेमोक्रेसी के अंदर जो है बच्चों रिलीजन के बीच में और स्टेट के बीच में सेपरेशन किया जाता है ताकि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके जो राइट्स है बच्चों वो राइट्स क्या रहे, वो प्रोटेक्ट रहे। इसलिए हम क्या करते हैं डेमोक्रेसी के बीच में, यानी डेमोक्रेसी के अंदर जो एक स्टेट होता है उसके बीच में और जो हमारे रिलीजन्स होते हैं उसके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर लेकर आते हैं। ये बात आपको जो है याद रखनी है। चलिए आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये है। सवाल मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजंस हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट विद रिप्रेसिव लॉज थ्रू वेरियस मीन्स सच एज पब्लिक मीटिंग्स, मीडिया कवरेज एंड राइटिंग। दिस प्रोसेस प्राइमरीली एम्स टू। देखो सवाल बच्चों ये कह रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास राइट होता है, किस चीज का राइट होता है बच्चों? टू एक्सप्रेस देयर डिसकंटेंट, यानी अगर उनको कोई लॉ पसंद नहीं आ रहा है ना, कोई ऐसा लॉ है जो उनको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उसके खिलाफ बच्चों डिसकंटेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अलग अलग मीन्स हो सकते हैं, जैसे पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं, है ना, मीडिया कवरेज हो सकता है, या बच्चों राइटिंग के थ्रू भी डिसकंटेंट शो कर सकते हैं। तो इन सब चीजों का प्राइमरीली एम क्या होता है, ये सवाल के अंदर आपसे पूछा है। आपका टाइम बच्चों शुरू होता है अब। जल्दी से इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर सारे बच्चे लिखेंगे। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए, सवाल समझ आ गया होगा। 4 ऑप्शन है, आपको सही वाला जो आंसर है वो अपना कमेंट के अंदर लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए टाइम खत्म हुआ बच्चों, सवाल का आंसर इधर देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन ए है बच्चों चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ लॉ। हम लॉ की लीगैलिटी को चैलेंज करने वाले हैं, यानी लॉ जो है वो हमारा लीगल है कि नहीं है, इलीगल है या लीगल है, उस चीज को। ऑप्शन बी बच्चों रहता है प्रेशर द पार्लियामेंट टू अमेंड, प्रेशर द पार्लियामेंट टू अमेंड और रिपील द लॉ। पार्लियामेंट को प्रेशर किया जाता है कि वो या तो लॉ के अंदर अमेंडमेंट करें, बदलाव करें, या उस कानून को जड़ से हटा दे। रिपील का मतलब होता है बच्चों हटा देना, है ना। तो ऑप्शन सी कहता है बच्चों मोबिलाइज सपोर्ट फॉर द लॉ। क्या हम ये सारी चीजें डिसकंटेंट इसलिए दिखाते हैं ताकि हम जो है लॉ के सपोर्ट में जो है लोगों को ला सके, मोबिलाइज कर सके, या ऑप्शन डी एनफोर्स स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, है ना। तो बच्चों सही आंसर हमारा इसके अंदर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेशर द पार्लियामेंट टू अमेंड और रिपील द लॉ। यानी जब भी कोई ऐसा कानून आता है या कोई ऐसा लॉ आता है जो रिप्रेसिव होता है, या जो लॉ हमको पसंद नहीं आता है, या जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के जो है अगेंस्ट होता है, तो ऐसे लॉ के लिए बच्चों जो क्या होता है कि हम डिसकंटेंट शो करते हैं, हम अपना जो है प्रोटेस्ट शो करते हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, है ना। कैसे कैसे रखते हैं? पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, मीडिया कवरेज करते हैं और राइटिंग की फॉर्म में भी करते हैं। एम क्या होता है बच्चों? एम होता है पार्लियामेंट के ऊपर प्रेशर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पावरफुल पीपल और पॉलिटिशियंस ट्राइंग टू कंट्रोल द डिसीजंस मेड बाय द जजेस। मैं सवाल आपको समझा देता हूं। देखिए सवाल बोलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों से किस तरह से डील करता है, किन लोगों से? पावरफुल पीपल से और पॉलिटिशियन से, जो लोग जजेस को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, है ना। ये सवाल है आपका। 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर सारे बच्चे जो है इसका आंसर लिखेंगे।
उसके बाद जो है हम फिर मिलकर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए। उम्मीद है आपको आंसर जो है पता होगा, आंसर आपने अभी तक दे दिया होगा। चलिए इधर सोल्व कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है बच्चों बाय ग्रांटिंग द एग्जीक्यूटिव ब्रांच फुल कंट्रोल ओवर जुडिशियल डिसीजंस। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच को फुल कंट्रोल दे देता है जुडिशियल डिसीजन पर? तो ऐसा तो नहीं है ना। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बाय अलाउइंग वेल्दी इंडिविजुअल्स टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द जजेस। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वेल्दी इंडिविजुअल्स को जजेस को इन्फ्लुएंस करने की चॉइस देता है? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन सी देखते हैं, बाय एंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को एंश्योर करता है? ऑप्शन डी, बाय मैंडेटिंग जजेस टू ऑलवेज रूल इन फेवर ऑफ पॉलिटिशियंस। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज का मैंडेट देता है जजेस को कि वो हमेशा पॉलिटिशियंस के फेवर में आंसर दे? तो बच्चों ऑप्शन ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब कोई भी पॉलिटिशियंस या पावरफुल पीपल किसी जुडिशरी को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों वहां पर एंश्योर करता है जजेस की इंडिपेंडेंस, की जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। आपको क्या याद रखना है बच्चों? आर्टिकल 50 याद रखना है। क्या याद रखना है? आर्टिकल 50 किस चीज से डील करता है? आर्टिकल 50 डील करता है बच्चों इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से, है ना। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर बच्चों 3 ब्रांचेस होती हैं, एक एग्जीक्यूटिव होता है, दूसरा बच्चों लेजिस्लेटिव होता है और तीसरा बच्चों हमारा होता है जुडिशरी, है ना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है बच्चों लॉज को इम्प्लीमेंट करना, जो हमारे लॉज बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। लेजिस्लेटिव का काम होता है बच्चों लॉज को बनाना, लेजिस्लेशन बनाना, है ना बच्चों। और जुडिशरी का काम होता है इसको चेक करना, ठीक है बच्चों। तो जुडिशरी हमारा अच्छे से काम कब कर पाएगा? जब हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगा एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से और लेजिस्लेटिव इन्फ्लुएंस से। तो इसके अंदर आपको आर्टिकल 50 याद रखना है। आर्टिकल 50 जो है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बात करता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। प्लस एक चीज और बच्चों याद रखना, इन तीनों के बीच में यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप होता है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर आपस में एक दूसरे को चेक करते हैं, जुडिशरी इन दोनों पर नजर रखता है। इस सिस्टम को बच्चों बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी वो सिस्टम जिसके अंदर गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स अपने एक दूसरे के ऊपर नजर रखते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पर है। Why are Muslims considered a marginalized community in India today based on their socio-economic status? मुस्लिम्स को उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्यों समझा जाता है ना। ये आपको इसका आंसर देना है। मैं आपका टाइमर शुरू कर देता हूं बच्चों। आपका टाइमर शुरू हुआ, 10 सेकंड आपके पास। जल्दी से जल्दी सारे बच्चे जो है आंसर को कमेंट के अंदर लिखेंगे, है ना। एनर्जी बनाकर रखनी है क्लास के अंदर, हर सवाल को अच्छे से देखना है, अच्छे से फोकस करना है और आंसर कमेंट के अंदर लिखना है। चलिए टाइमर फिनिश हुआ, आंसर देख लेते हैं सर। सवाल देखिए बच्चों, सवाल समझते हैं। व्हाई आर मुस्लिम्स कंसिडर्ड अ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इन इंडिया टुडे बेस्ड ऑन देयर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। यानी मुस्लिम कम्युनिटी को जो है बच्चों मार्जिनलाइज समझा जाता है ना, कंसिडर किया जाता है। किस बेसिस पर बच्चों? बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ऑप्शन देख लेते हैं। ड्यू टू देयर डोमिनेंस इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो बच्चों जिस भी ग्रुप का डोमिनेंस होता है वो मार्जिनलाइज नहीं होता है ना। और मुस्लिम्स का तो वैसे भी पॉलिटिकल डोमिनेंस इंडिया के अंदर नहीं है, तो आंसर ए हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं। बिकॉज दे हैव हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड अदर कम्युनिटीज। क्या मुस्लिम्स ने अदर कम्युनिटीज को हिस्टोरिकली ओप्रेस किया है बच्चों? ये भी गलत इंफॉर्मेशन है, आंसर बी भी नहीं होगा। बिकॉज दे हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि मुस्लिम्स को सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स थे उनसे दूर रखा गया है। और ऑप्शन डी बच्चों, बिकॉज दे हैव द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग ऑल कम्युनिटीज। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। हाईएस्ट रेट हमारा लिटरेसी के अंदर नहीं है, बल्कि हमारा सबसे कम है। बाकी सारी जो भी रिलीजियस, जो भी हमारी माइनॉरिटीज हैं या जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उन सब के अंदर मुस्लिम्स का रेट सबसे कम है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 2-3 चीजें इस सवाल से जुड़ी हुई देख लेते हैं बच्चों। एक पहली चीज मार्जिनलाइज कम्युनिटी, है ना बच्चों। मार्जिनलाइज कम्युनिटी क्या होती है बच्चों? ये मार्जिनलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है थ्रू विच, जिसके थ्रू बच्चों क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को व्हेन दे आर
फोर्स किया जाता है ना, व्हेन दे आर फोर्स टू लिव ऑन फ्रिंजेस, इनको जो है मेन सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है ना, मेन सोसाइटी के अंदर इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है बच्चों, उसको मार्जिनलाइजेशन बोलते हैं। और जिस कम्युनिटी के साथ ये सिचुएशन हो रही होती है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर ए कम्युनिटी कहीं पर रहती है और ए कम्युनिटी को किसी वजह से मेन सोसाइटी से दूर कर दिया जाए और इसको फोर्स किया जाए टू लिव ऑन द मार्जिन या टू लिव ऑन द फ्रिंजेस, तो ये कम्युनिटी बच्चों क्या कहलाएगी? मार्जिनलाइज कम्युनिटी कहलाएगी। इंडिया के अंदर जनरली बच्चों कौन सी कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज समझा जाता है? दलित को समझा जाता है ना, ट्राइबल्स को समझा जाता है, और बच्चों मुस्लिम्स को भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अंदर गिना जाता है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपको जो है एंट्रेंस के अंदर कई बार देखने को मिलता है, याद रखना। मुस्लिम्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस चेक करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम बच्चों याद रखना, उस कमेटी का नाम था सच्चर कमेटी। क्या नाम था बच्चों उस कमेटी का? सच्चर कमेटी। यह कमेटी बच्चों किस लिए बनाई गई थी? यह कमेटी बनाई गई थी मुस्लिम्स की सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसको चेक करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। What led to the enactment of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act in 1989 in India? कौन से ऐसे रीजंस थे, किन रीजंस की वजह से जो हमारा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है उसको पास किया गया? कब पास किया गया बच्चों? 1989। ईयर याद रखना है, इस सवाल के अंदर ईयर आपको दिया हुआ है। दूसरे तरह से सवाल पूछा जा सकता है, आपसे ईयर पूछ लेगा किस ईयर के अंदर जो है इस एक्ट को जो है लाया गया। चलिए ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पढ़िए जल्दी से और आंसर का जवाब दीजिए। चैनल को साथ साथ में शेयर करते रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे के जितने भी सेशन PYQs के होने वाले हैं वो सभी आपको इसी चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। अपने जो भी दोस्त हैं उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर देना है ना, ताकि सबको जो है PYQs देखने का मौका मिले। चलिए बच्चों आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए, अ डिक्रीज इन वायलेंस अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल ग्रुप्स। डिक्रीज हो रहा था वायलेंस के अंदर, तो बच्चों अगर डिक्रीज होता तो प्रिवेंशन की जरूरत ही नहीं थी, है ना। कॉमन सेंस की बात है, अगर उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही थी अगर उनमें डिक्रीज होता, अगर वो कम हो रही होती, रिड्यूस हो रही होती, तो प्रिवेंशन की जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। राइजिंग हार्मनी एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में जो है हार्मनी और कोऑपरेशन हो रहा था। तो बच्चों अगर हार्मनी और कोऑपरेशन होगा तो सब अच्छे से रह सकते हैं, किसी के साथ एट्रोसिटीज नहीं होंगी। लेकिन सवाल तो खुद कह रहा है कि उनके साथ जो एट्रोसिटीज हो रही थी और उनको प्रिवेंट करने के लिए कानून हम लेकर आए, तो ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी बच्चों देख लेते हैं। इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम दलित एंड ट्राइबल ग्रुप्स फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए ये ऑप्शन बोलता है कि दलित और ट्राइबल ग्रुप जो थे दे वर डिमांडिंग फॉर प्रोटेक्शन, है ना, वो प्रोटेक्शन के लिए डिमांड कर रहे थे। और प्रोटेक्शन के लिए डिमांड कब करता है इंसान? जब उसके साथ एट्रोसिटीज हो रही होती हैं। तो सही आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा आंसर सी। और आंसर ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? गवर्नमेंट एफर्ट्स टू रीइंफोर्स कास्ट बेस्ड हायरार्कीज। तो बच्चों इस एक्ट को लाकर गवर्नमेंट ने कास्ट बेस्ड हायरार्की को प्रोमोट नहीं किया, रीइंफोर्स नहीं किया, बल्कि उनको कम करने की कोशिश की। आंसर हमारा सही सी हो जाएगा। ईयर आपको याद रखना है 1989 के अंदर। और आपके एनसीईआरटी के चैप्टर के अंदर एक ट्राइबल लीडर का नाम दिया हुआ है बच्चों, वो नाम आपको याद रखना है CK बानू, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये एक ट्राइबल लीडर्स थे जिन्होंने जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने रिलीजियस अपनी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनकी डिमांड को गवर्नमेंट के आगे लेकर आए, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, इज अ ट्राइबल लीडर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट एज ग्रुप इज गारंटीड द राइट टू एजुकेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से राइट टू एजुकेशन जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो कौन सी एज ग्रुप के बच्चों को दिया गया है, ये आपको इस सवाल के अंदर बताना है। टाइमर आपका बच्चों शुरू होता है, 10 सेकंड आपके पास। जल्दी से कमेंट के अंदर इसका आंसर फेंक के मारिए, है ना। सारे हमारे जीनियस बच्चे बैठे हुए हैं, सबको आंसर आता है, ठीक है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। टाइमर आपका बच्चों फिनिश होता है। चलिए आंसर देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी चुके हैं, काफी बच्चों का आंसर सही भी है। चलिए देखो बच्चों, ऑप्शन ए 3 to 12 ईयर्स नहीं है सर। 6 to 14 ईयर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। 5 to 16 ईयर सर ये भी नहीं है। 8 to 18 ईयर ये भी नहीं है ना बच्चों। चलो देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। राइट टू एजुकेशन, ये बच्चों हमारा क्या है? इट इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट टू एजुकेशन हमारा क्या है बच्चों? फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है।
इसके अंदर एक एज ग्रुप दिया गया है कि कहां तक के बच्चों को एज ग्रुप, किस एज ग्रुप के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, वो है बच्चों 6 to 14 का जो एज ग्रुप है। ठीक है, बाकी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है बच्चों, राइट टू एजुकेशन जो है ये हमारा किस एक्ट के थ्रू आया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ना बच्चों। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है, ईयर याद रखना बच्चों, कौन से ईयर के अंदर आया था, ये आया था 2002 के अंदर। ठीक है, 2002 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर अमेंडमेंट किया गया, 86 उसका नंबर है, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, राइट टू एजुकेशन को, एज ग्रुप 6 to 14 है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक बात और याद रखना, इससे एक आर्टिकल नया ऐड हुआ था, आर्टिकल 21A। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस एंश्योर कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल एंड प्राइवेट कंपनी एक्टिविटीज टू अपहोल्ड सोशल जस्टिस। ये आपका जो क्वेश्चन है बच्चों सोशल जस्टिस वाले चैप्टर से, लॉ एंड सोशल जस्टिस, सिविक्स का क्लास 8th का लास्ट चैप्टर है। चलिए इधर देखिए सवाल क्या कह रहा है, विच एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस एंश्योर कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल एंड प्राइवेट कंपनी एक्टिविटीज टू अपहोल्ड सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट का ऐसा कौन सा एस्पेक्ट है इन चार में से जो इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज के ऊपर नजर रखता है ताकि मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस मेंटेन रहे। ठीक है, सवाल आपको उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और आंसर फेंक के मारिए कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, सारे बच्चों को आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर, सही गलत नहीं देखना, जिसको जो आता है वो लिखना है। सही कराने के लिए मास साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं बच्चों क्या होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सर ये तो आंसर नहीं होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, जब कोई कंपनी इकोनॉमिकली अच्छा करती है कोई कंट्री, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बेस्ड लॉज, ऑप्शन सी है बच्चों प्रमोशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज। क्या प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे सोशल जस्टिस मेंटेन होगा, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। एडवोकेसी फॉर फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स, फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स होता है बच्चों जब जो है मार्केट के अंदर जो भी प्लेयर्स हैं वो डिसाइड कर सके कि मार्केट के अंदर किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई चलेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन बी, दिस इज द राइट आंसर। कैसे, जब हमारी गवर्नमेंट एनफोर्समेंट करेगी कौन से प्रिंसिपल्स का बच्चों, कौन से लॉज का, ऐसे लॉज का जो फंडामेंटल राइट के ऊपर बेस है ना, तब जाकर हमारी सोसाइटी के अंदर क्या होगा, सोशल जस्टिस मेंटेन होगा। सोशल जस्टिस क्या होता है सर, सोशल जस्टिस होता है बच्चों सोसाइटी के अंदर सबके साथ जस्टिस होना, यानी सोसाइटी के अंदर सबके साथ जो है क्या होना, न्याय होना, सबके लिए बराबरी वाली चीज होना, सबके लिए इक्वालिटी वाली चीज होना, किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन ना हो, वो होता है सोशल जस्टिस। ठीक है, फंडामेंटल राइट के बेस के ऊपर जो लॉज बने हुए होंगे तो वो एंश्योर करेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर बच्चों क्या नहीं हो, सोशल जस्टिस को एंश्योर किया जा सके और इनजस्टिस ना हो। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, विच कैटेगरी ऑफ रिसोर्स इंक्लूड सोलर एंड विंड। इनमें से सोलर और विंड कौन से रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। हलवा सा सवाल है, आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ आता होगा, है ना। 10 सेकंड भी बहुत ज्यादा, जल्दी से उड़ा दीजिए इसको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फेंक के मारना है सारे बच्चों को। ठीक है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। बहुत अच्छा बच्चे कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। ठीक है, और इसी साथ जो है मेहनत के साथ ऐसे ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। आंसर देख लेते हैं बच्चों, सोलर और विंड एनर्जी कौन से रिसोर्सेज के अंदर आते हैं सर। सर क्या सोलर और विंड एनर्जी फाइनाइट है, जी नहीं। सर क्या ये एग्जॉस्टिबल है, एग्जॉस्टिबल होते हैं जो खत्म हो जाते हैं। सर क्या ये एग्जॉस्टिबल है, नहीं बेटा, खत्म होने वाले भी नहीं है। सर क्या ये नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू नहीं होते हैं। सोलर एनर्जी को किसी ने खत्म होते हुए देखा है या विंड एनर्जी को किसी ने खत्म होते हुए देखा है, तो नॉन रिन्यूएबल नहीं है। कौन से है बच्चों, ये रिन्यूएबल है। ठीक है, रिन्यूएबल कौन से रिसोर्सेज होते हैं, वो होते हैं बच्चों जो रिन्यू होते रहते हैं। आ रही है बात समझ। और जो रिसोर्स बच्चों रिन्यू होता है, जो रिसोर्स हमारा रिन्यू होता रहता है, वो बच्चों कैसा रिसोर्स होता है, वो नॉन एग्जॉस्टिबल होता है। कैसा होता है बच्चों, नॉन एग्जॉस्टिबल होता है, यानी वो एग्जॉस्ट नहीं होता, वो खत्म नहीं होता। और कैसा होता है बच्चों, वो होता है नॉन फाइनाइट। आ रही है बात समझ। फाइनाइट मतलब लिमिटेड, नॉन फाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। तो सोलर एनर्जी हो हमारे पास या विंड एनर्जी हो, ये क्या है, अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर है। जब तक जो है बच्चों अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी तब तक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हमको इसी तरह से मिलता रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
What process describe the breaking up and decay of exposed rock due to various factors? कौन सा प्रोसेस है बच्चों जिसके थ्रू क्या होता है, रॉक्स ब्रेक होती हैं और डिके होती हैं, है ना, वो आपको इसके अंदर बताना है। बहुत आसान सा हलवा सा सवाल है, आप सभी को आता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर सारे बच्चों को आंसर देना है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है बच्चों, जल्दी से आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सवाल का सही आंसर क्या होगा। इरोजन होता है क्या बच्चों? इरोजन क्या होता है? अच्छा, जिन बच्चों को इनकी डेफिनेशन पता है वो भी बतानी है सबको। इरोजन क्या होता है बच्चों? इरोजन होता है जो सोइल की टॉप लेयर होती है, जब वो रिमूव हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह की तरफ फ्लो कर जाती है, उसको इरोजन बोलते हैं। उसके बाद बच्चों सेडिमेंटेशन है, डिपोजिशन है, ठीक है। सही आंसर होगा बच्चों हमारा ऑप्शन बी, वेदरिंग, ठीक है। जो हमारी एक्सपोज रॉक्स होती हैं, जो रॉक ऐसी होती हैं जिन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा होता है, या जिन पर पानी का एक्शन हो रहा होता है, या जिन पर बच्चों एयर का एक्शन हो रहा होता है। देखिए इधर देखिए, वेदरिंग के बच्चों 3 एजेंट होते हैं। जो हमारा वेदरिंग होता है उसके 3 एजेंट होते हैं बच्चों, और भी हो सकते हैं लेकिन मेजर 3 होते हैं। पहला एयर होता है बच्चों, दूसरा जो है बच्चों सनलाइट होती है ना, और तीसरा होता है बच्चों वाटर। ये हमारे फिजिकल एजेंट है ना, जिनकी फोर्स जो है फिजिकली दिखती है। तो जब बच्चों हमारी किसी भी रॉक के ऊपर लगातार जो है कंटिन्यूअसली सनलाइट पड़ती रहती है, तो एक टाइम आता है कि वो रॉक क्या हो जाता है बच्चों, वो रॉक वेदर हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है स्मॉल पार्ट्स के अंदर। वैसे ही एयर के अंदर बच्चों जब हवा कंटिन्यूअसली एक रॉक पर पड़ती रहती है, तो उससे क्या होता है, वो रॉक जो है छोटे उसमें हिस्सों में टूट जाता है। एंड सेम गोज विद वाटर। पानी जब लगातार एक जो है कंटिन्यूअसली किसी रॉक के ऊपर पड़ता रहता है, आपने देखा होगा वाटरफॉल के ऊपर, बेस्ट एग्जांपल है वाटरफॉल। जब वाटरफॉल पानी जो है नीचे पत्थरों पर पड़ता है, तो पत्थर जो है वो टूट जाते हैं, स्मॉल स्मॉल जो है स्टोन्स के बीच में टूट जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो वेदरिंग होता है ना, क्या होता है, जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे रॉक्स जो हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेकिंग अप हो जाते हैं, वो वेदरिंग प्रोसेस कहलाते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप सबके सामने है। फ्रॉम विच लैटिन वर्ड्स इज द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव्ड? हलवा सा सवाल है, एनसीईआरटी के अंदर ज्योग्राफी एग्रीकल्चर के चैप्टर में दिया हुआ है ना, सेकंड या थर्ड लाइन के अंदर ही इसके बारे में दिया हुआ है। ऑप्शन मैंने चालू कर दिया, टाइमर आपका, जल्दी से 4 ऑप्शन है, पढ़िए और आंसर दीजिए। इस सवाल के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है बच्चों, ये PYQ भी है ना, जामिया के अंदर पूछा भी गया है, ठीक है। सर क्या बात है, मजाक कर रहे हैं, अब भी PYQ सीरीज करा रहे हैं और बता रहे हैं PYQ है ना। चलिए बच्चों देख लेते हैं कौन सा जो है 2 वर्ड से मिलकर एग्रीकल्चर बना है। तो देखिए इस सवाल के अंदर यहाँ ये खुद बता रहा है कि लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। तो एक ऑप्शन तो ये एडिशन हमारे पास आ गया। दूसरी तरह से सवाल पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि लैटिन से निकला है, कि ग्रीक से निकला है, या किसी और लैंग्वेज से निकला है, ठीक है। वो 2 वर्ड कौन से हैं सर? वो 2 वर्ड है बच्चों एग्री एंड कल्चूरा, ठीक है। कौन से 2 वर्ड है बच्चों? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एग्री एंड कल्चूरा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एग्री का मतलब होता है बच्चों सोइल, क्या मतलब होता है बच्चों? सोइल, ठीक है। और कल्चूरा का मतलब होता है बच्चों कल्टीवेशन, क्या होता है? कल्टीवेशन, ठीक है बच्चों। तो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन भी ऐसी होती है, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस थ्रू विच वी यूज सोइल टू ग्रो और टू कल्टीवेट क्रॉप्स, ठीक है। तो 2 वर्ड कौन से? एग्री एंड कल्चूरा, आपको याद रखना है। जल्दी से अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज इन इकोनॉमी? 3 तरह की एक्टिविटीज होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन बैच के अंदर भी, ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होती हैं वो उनमें से ये कौन सा ऑप्शन है जो सेकेंडरी एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करता है, उनके रोल को डिस्क्राइब करता है? जल्दी से ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे इसका, ठीक है। और आपका टाइमर चालू है, 10 सेकंड आपके पास। चारों ऑप्शन पढ़िए और जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए। चलिए चलो बच्चों देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी? सेकेंडरी एक्टिविटी का रोल क्या होता है? दे एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम एनवायरमेंट? नहीं सर, ये तो नहीं होता है। दे प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू कंज्यूमर? सर्विस तो सर बिल्कुल नहीं होता है। सर्विस वर्ड तो हमने एक स्पेसिफिक टाइप की जो एक्टिविटीज होती हैं उसके साथ जोड़ा हुआ है, अभी आगे बात करते हैं। दे ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट विद इंक्रीज यूटिलिटी फॉर ह्यूमंस? जी हाँ बिल्कुल। दे मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड? डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी ये नहीं करते हैं बच्चों। चलो इधर देखो, 2 ऑप्शन देखो पहले।
दे प्रोवाइड सर्विस। बेटा कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, और यहाँ पर देखो इधर ये ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की बात हो रही है, दोनों ऑप्शन के बीच में सर्विस की बात हो रही है। मैं आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में देखो इधर बता देता हूँ। 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं बच्चों। कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। सर पहली होती है कौन सी? प्राइमरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज बच्चों वो सारी एक्टिविटीज होती हैं विच आर कंसर्न विद द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो सारी एक्टिविटीज जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं वो कौन सी होती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज होती हैं बच्चों, है ना। सेकेंडरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो हमारा ऑप्शन बता रहा है, देखिए इधर, दे ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट विद इंक्रीज्ड यूटिलिटी। यानी रॉ मटेरियल जो होता है ये उसको ऐसे प्रोडक्ट में बना देते हैं जो प्रोडक्ट की यूटिलिटी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा यूजफुलनेस का होता है ना, और उसकी वैल्यू भी इनहांस हो जाती है। और तीसरे टाइप की एक्टिविटीज बच्चों, तीसरे टाइप की होती हैं टर्शरी एक्टिविटीज। कौन सी होती हैं बच्चों? टर्शरी एक्टिविटीज। सर इसका काम होता है, इसका काम होता है बच्चों, 2 काम होते हैं। दे प्रोवाइड सर्विस एंड सपोर्ट। सर्विस प्रोवाइड करती हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। सर किसको प्रोवाइड करती हैं? तो बच्चों हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, और जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको भी ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। क्लियर? ठीक है। सर्विस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन की फॉर्म में हो सकती है, बैंकिंग एंड फाइनेंस की फॉर्म में हो सकती है, कम्युनिकेशन की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ठीक है। आई होप तुमको सवाल जो है समझ आया होगा। अगले सवाल की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू? क्या बताना है सर? बताना है पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है। बहुत हलवा सा सवाल है, 10 सेकंड आपके पास, टाइमर आपका शुरू हो चुका है। जल्दी से कमेंट के अंदर आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन है, जल्दी से पढ़िए और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे सारे बच्चे। सेशन को शेयर करते रहिएगा अपने सारे दोस्तों को, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहिएगा, जो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो इधर आंसर देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन अर्थ। टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन अर्थ को बच्चों बोलते हैं पॉपुलेशन। अर्थ के ऊपर जितने भी लोग रहते हैं उन सबको मिलाकर हम बच्चों पॉपुलेशन बोलते हैं। हमसे पूछा पॉपुलेशन डेंसिटी। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। द एवरेज एज ऑफ पीपल ऑन अर्थ। एवरेज एज जो होती है बच्चों किसी भी पीपल की अर्थ पर, उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल पर पर्सन, है ना। तो ऑप्शन बच्चों हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जब हम स्पेसिफिक एरिया को नापते हैं तो बच्चों हम लेते हैं स्क्वायर किलोमीटर, यानी नंबर ऑफ पीपल क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी से रिलेटेड थोड़े सारे फैक्ट याद रखने हैं, चल मैं बता देता हूं इधर। वर्ल्ड की बच्चों एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है बच्चों? वर्ल्ड की जो एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है, पीडी मैंने लिखा है पॉपुलेशन डेंसिटी, वो कितनी है बच्चों? दैट इज 51 पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में दुनिया के अंदर एवरेज 51 लोग रहते हैं। यही अगर बच्चों हम इंडिया की बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो वो है बच्चों 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर इंडिया के अंदर 382 पीपल्स लोग जो है इतने लोग रहते हैं। अगर इंडिया के अंदर बात करें बच्चों तो इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कहाँ की है बच्चों? हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वो है बच्चों बिहार की। और ये बात समझिए, सारे फैक्ट आपको इस सवाल से रिलेटेड याद रखने। जामिया के अंदर, एमयू के अंदर मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर बताया, सिलेबस हमारा लिमिटेड होता है। सवाल की डायमेंशंस को मोड़ के तोड़ के अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ से आपसे पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन पूछी, अगली बार आपसे सेम इसी डेंसिटी का सवाल पूछेगा, लेकिन आपसे पूछ लेगा इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, वर्ल्ड की कितनी है, या इंडिया में कौन से स्टेट की सबसे ज़्यादा है। तो सवाल सेम रहता है, थीम जो है बच्चों हमारा थीम लगभग सेम रहता है, हमारी इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है ना। तो पीवाईक्यूज आपको इस चीज़ में हेल्प करते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग द पीरियोडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदूज, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पीरियड। यानी किसको जो है क्रेडिट दिया जाता है या कौन है जिसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड के अंदर बांटा। एक पीरियड हिंदू हिस्ट्री, दूसरा मुस्लिम हिस्ट्री और तीसरा बच्चों ब्रिटिश पीरियड। 4 नाम है आपके सामने, 4 ऑप्शन है, किसने ऐसा क्लासिफिकेशन दिया ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से है, उसके अंदर भी लास्ट पेज पर ये इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। जल्दी से इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट के अंदर फेंक कर मारेंगे। टाइमर फिनिश हुआ। सवाल देख लेते हैं सर। महात्मा गांधी ऑप्शन बी नहीं होगा। महात्मा गांधी ने बच्चों हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसा कोई पीरियोडाइजेशन नहीं किया है ना, ऐसा कोई इन्होंने बुक भी नहीं लिखी है। कार्ल मार्क्स बच्चों इकोनॉमिक्स के फील्ड से रिलेटेड है या फिलोसफी से रिलेटेड है ना। इन्होंने क्लास इनइक्वालिटी के लिए बात की हुई है। आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे या आगे सब्जेक्ट्स अगर एसएसटी से या सोशल साइंसेस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। विंस्टन चर्चिल कौन है सर? विंस्टन चर्चिल है बच्चों जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था 1944 के आसपास में और 45 के दरमियान, इस टाइम पर जो ब्रिटिश में प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश एट दैट टाइम, है ना, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ही वॉज एंटी इंडियन, यानी ये नहीं चाहते थे कि इंडिया को जो है आज़ादी मिले, इंडिया को फ्रीडम मिले, तो उसके बहुत सख्त खिलाफ थे ये विंस्टन चर्चिल। गांधी जी को लेके ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे और इंडिया की इंडिपेंडेंस को टोटल ये जो है लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। आंसर बचता है बच्चों हमारा ऑप्शन ए, जेम्स मिल। ही वॉज अ हिस्टोरियन, ब्रिटिश हिस्टोरियन। इन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड के अंदर बच्चों बांटा है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को इन्होंने 3 पीरियड के अंदर बांटा है। पहला पीरियड इन्होंने बच्चों मुस्लिम के बारे में लिखा, हिंदूज के बारे में लिखा है। सेकंड पीरियड में बच्चों इन्होंने जो है मुस्लिम्स के बारे में लिखा है और तीसरे पीरियड में इन्होंने बच्चों इंडियन हिस्ट्री को ब्रिटिश पीरियड के अंदर बांटा है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखने का यह है कि इन्होंने जो सबसे ज़्यादा प्रोस्पेरस जो पीरियड बताया, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पीरियड बताया, तो वो भी बच्चों कौन सा पीरियड बताया? ब्रिटिशर्स का पीरियड बताया। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who was the last powerful Mughal ruler who established control over significant portion of Indian territory? इंडिया की टेरिटरी के ऊपर सबसे ज्यादा पावरफुल मुगल कौन है जिन्होंने इस्टेब्लिश किया कंट्रोल ओवर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन? यानी मुगल्स के जाते जाते कौन सा लास्ट रूलर है जिसका इंडिया के अंदर सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा साम्राज्य था, सबसे बड़ी टेरिटरी थी? ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। 10 सेकंड आपके पास है, टाइमर शुरू हो चुका है ना। सारे बच्चे आंसर देंगे कमेंट के अंदर। ठीक है, चलिए आंसर देख लेते हैं बच्चों क्या होगा। बाबर की बात करें तो बाबर बच्चों इंडिया के अंदर जब आए थे 1526 के अंदर, ठीक है, तो ये पहले मुगल रूलर हैं। ही इज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, शाहजहां की बात करें तो शाहजहां भी बेटा मिडिल मुगल्स के अंदर आते हैं। अकबर भी लास्ट मुगल्स में से नहीं है। आंसर बच्चों हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। ही इज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर जिनका जो किंगडम थी या जिनका जो बेसिकली जो कंट्रोल था वो इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंट पोर्शन के ऊपर था। आंसर आपका हो जाएगा बच्चों औरंगजेब। ठीक है, क्वेश्चन 16 बच्चों आपके सामने है। What role did the East India Company assume after being appointed as the दीवान ऑफ बंगाल? यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया, यानी बंगाल की जो है रेवेन्यू कलेक्टर इनको बना दिया गया, उसके बाद इनको क्या रोल मिला वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सारे बच्चे कमेंट के अंदर आंसर लिखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर फेंक के मारिए अपना, जिस बच्चों को भी आंसर आता है। चलिए ठीक है बच्चों, आई होप आपको आंसर जो है अभी तक मिल चुका होगा। चलिए सवाल को जो है डिस्कस कर लेते हैं। What role did the East India Company assume after being appointed as दीवान ऑफ बंगाल? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बंगाल ऑफ दीवान ऑफ बंगाल बना दिया गया तो बच्चों उनको क्या रोल दिया? दीवान का मतलब होता है बच्चों रिवेन्यू कलेक्टर, है ना। उस टाइम पर जो दीवानी राइट्स होते थे उसको रिवेन्यू कलेक्टर बोला जाता था, यानी रिवेन्यू कलेक्शन का काम, यानी जो टैक्स कलेक्शन का काम होता था वो ये लोग करते थे। तो क्या हमारा टैक्स कलेक्शन मिलिट्री से रिलेटेड है बच्चों? ये आंसर नहीं होगा। क्या रिलीजियस लीडर से रिलेटेड है? ये भी नहीं होगा। क्या कल्चरल एम्बेसडर से रिलेटेड है? तो बच्चों आंसर ये भी नहीं होगा। क्या होगा आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन बी,
चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर, यानी जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो दीवान ऑफ बंगाल बनने के बाद उसको क्या रोल मिला, दे बिकम द CFA, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। इस सवाल से जुड़ी हुई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बच्चों मैं आपको दे देता हूं जो आपके एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। दीवानी ऑफ बंगाल जो है बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिली, यह मिली आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। एक बैटल हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर, है ना बच्चों। कब हुआ था, ईयर याद रखना है, 1764 के अंदर बच्चों ये बैटल हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच में हुआ था बच्चों ये, एक तरफ शाह आलम सेकंड थे, शाह आलम मुगल एम्परर थे बच्चों, और इनके साथ बच्चों कौन थे, नवाब ऑफ बंगाल शजाउद्दौला, शजाउद्दौला है सिराजुद्दौला, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें, देख लेना। ठीक है, शाह आलम एक तरफ एम्परर थे और दूसरी तरफ बच्चों फोर्सेस थी, किसकी, दूसरी तरफ फोर्सेस थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये बैटल हुआ 1764 के अंदर। ठीक है, इस बैटल के बाद बच्चों क्या होता है, 1765 के अंदर एक ट्रीटी होती है जिसको बोला जाता है बच्चों ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, किस किस के बीच में हुई, शाह आलम के बीच में और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। ठीक है, और इस ट्रीटी के बाद जो है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दे बिकम चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, ये चीजें याद रखनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आप सबके सामने। हु डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग, बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल किंग होंगे, एंड दैट नन ऑफ हिज डिसेंडेंट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज किंग, और इसके बाद आने वाला इनकी लीनिएज के अंदर या इनके जो भी डिसेंडेंट होंगे उसमें से कोई भी किंग नहीं होगा, बल्कि उनको क्या कहलाया जाएगा बच्चों, उनको बोला जाएगा प्रिंस, दे विल नॉट बी द किंग। सवाल का कहने का मतलब है कि किसने बोला कि बहादुर शाह जफर जो है लास्ट मुगल एम्परर होंगे। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से सारे बच्चों को आंसर देना है इसका। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, यानी बहादुर शाह जफर ने खुद ने बोला कि मैं लास्ट मुगल रूलर नहीं होऊंगा, गवर्नर जनरल डलहौजी ने बोला, या गवर्नर जनरल कैनिंग ने, या रॉबर्ट क्लाइव ने, किसने बोला। चलिए आंसर देख लेते हैं बच्चों क्या होगा। आई होप आपने सबने आंसर अभी तक दे चुके होंगे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर तो आंसर नहीं होगा बच्चों, खुद तो नहीं बोलेगा कोई भी इंसान कि मैं जो है किंग नहीं होऊंगा, मैं लास्ट रूलर हूं। ठीक, ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव, तो बच्चों बहादुर शाह जफर इज द लास्ट मुगल रूलर। कौन सा टाइम पीरियड के अंदर मुगल रूलर है बच्चों, ये 1857 के पीरियड के अंदर। और रॉबर्ट क्लाइव जो है ये हमारे किस टाइम पे है इंडिया के अंदर, ही वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल, ये किस टाइम पर है बच्चों, ही वॉज गवर्नर ड्यूरिंग 1765। टाइम पीरियड का बहुत गैप है, रॉबर्ट क्लाइव भी आंसर नहीं होगा। गवर्नर जनरल डलहौजी, ये भी आंसर नहीं होगा। गवर्नर जनरल कैनिंग, दिस इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। पिछली वीडियो के अंदर जो लास्ट वाली वीडियो है बच्चों उसके अंदर मैंने गवर्नर जनरल कैनिंग के बारे में आपको बताया हुआ है। ही वॉज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे बच्चों, हमारे कैनिंग साहब थे, है ना। और कैनिंग साहब ने ही बोला कि बहादुर शाह जफर जो है ही इज द लास्ट मुगल किंग, ये लास्ट मुगल किंग है। और लास्ट मुगल किंग होने का मतलब है कि इसके बाद जो है बच्चों कोई भी किंग नहीं आएगा, यानी दिस इज द एंड ऑफ मुगल एम्पायर। कहने का मतलब ये था। तो किसने कहा था बच्चों, गवर्नर जनरल कैनिंग ने कहा था। डलहौजी जो है वो जस्ट इनसे पहले वाले गवर्नर जनरल हैं। 56 के अंदर 1856 के अंदर जो है ये चेंज हो गए थे और उसके बाद कैनिंग आए थे, और ये सारी चीजें कैनिंग के टाइम पीरियड के अंदर हुई हैं। आपको याद रखना है 1857 का रिवोल्ट भी किसके टाइम पीरियड के अंदर हुआ है, कैनिंग के पीरियड के अंदर हुआ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट वाज हेनरी थॉमस कोलब्रुक नोन फॉर, हेनरी थॉमस कोलब्रुक को किस लिए जाना जाता है इंडिया के अंदर। ये एक ब्रिटिशर हैं, एजुकेशनलिस्ट हैं, इनको किस लिए जाना जाता है आपको बताना है। 10 सेकंड आपके सामने, टाइमर आपका चालू है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर फेंक कर मारिए। बहुत आसान सा जो है सवाल है। सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन, उस वाले चैप्टर से ये सवाल है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। स्टडिंग एंशिएंट ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर पढ़ने के लिए, सर नहीं। ठीक है, ट्रांसलेटिंग एंशिएंट चाइनीज टेक्स्ट, सर ये भी नहीं लग रहा है। स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट सेक्रेड राइटिंग ऑफ हिंदुइज्म, जी सर लग तो रहा है, सर आंसर यही होगा। रिसर्चिंग मेडिवल यूरोपियन हिस्ट्री, सर ये भी नहीं, आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड एंशिएंट राइटिंग्स ऑफ हिंदुइज्म। देखो बच्चों, इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत ज्यादा जो है एफर्ट्स लगाने शुरू किए।
क्योंकि दो तरह के जो है हमारे ब्रिटिशर्स हुआ करते थे बच्चों। में तुमको थोड़ा इस चैप्टर के बारे में और टॉपिक से जुड़ी बता देता हूँ। इंडिया के अंदर जो लोग एजुकेशन को लेकर जिन्होंने आगे बढ़े, उसमें दो तरह के पीपल्स होते हैं बच्चों। एक होते हैं बच्चों एंग्लिसिस्ट, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों एंग्लिसिस्ट। क्या बोलते हैं? एंग्लिसिस्ट, ठीक है बच्चों। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं बच्चों, उनको बोलते हैं ओरिएंटलिस्ट। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बच्चों ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि इंडिया का टोटल जो एजुकेशन सिस्टम हो वो इंग्लिश में होना चाहिए, सारे टेक्स्ट बुक सब कुछ इंग्लिश में होना चाहिए, ताकि वो इंग्लिश पढ़कर क्या हो सके, दे सपोर्टेड इंग्लिश एजुकेशन, है ना, ताकि वो इंग्लिश पढ़कर बच्चों क्या बन सके, एक अच्छे सब्जेक्ट बन सके। अच्छे सब्जेक्ट यानी ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल रह सके और उनको समझ सके, उनके काम आ सके। ओरिएंटलिस्ट बच्चों वो लोग थे जो लोग इंडिया के ट्रेडिशंस के अंदर, इंडिया के एजुकेशन के अंदर, इंडिया के सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट रखते थे। इन लोगों का मानना था कि इंडिया के अंदर जो एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन शुड बी डिपार्टेड, यानी इंडिया के अंदर जो एजुकेशन है वो एजुकेशन किसके अंदर होनी चाहिए बच्चों? वो नेटिव लैंग्वेज के अंदर होनी चाहिए। ये बेसिकली ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है। नेटिव लैंग्वेज के अंदर ही एजुकेशन होनी चाहिए, प्लस देयर शुड बी फ्रीडम टू रीड एंड राइट द सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस। जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहते हैं वो सब्जेक्ट पढ़ सके, ये ओरिएंटलिस्ट थे, ठीक है। तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक जो है बच्चों, वो इनको किस लिए जाना जाता है? इनको जाना जाता है संस्कृत के अंदर काम करने के लिए। इन्होंने इंडिया के अंदर आकर संस्कृत सीखी और जो हिंदुइज्म की राइटिंग्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, इसलिए इनको जाना जाता है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। What were the occupations of the groups placed at the bottom of caste hierarchy? कास्ट हायरार्की के अंदर जो जिन लोगों को एकदम बॉटम के अंदर रखा जाता है, उनका बच्चों क्या काम हुआ करता था? कास्ट हायरार्की आप सबको पता होगा। कास्ट हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर आते हैं बच्चों ब्राह्मण्स, ठीक है। आपने हिस्ट्री के अंदर 6th क्लास में भी हमने पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। उसके बाद आते हैं बच्चों क्षत्रियाज, ठीक है। उसके बाद आते हैं बच्चों हमारे वैश्याज, और लास्ट हमारे सबसे नीचे आते हैं बच्चों शूद्रास। तो यहाँ पर शूद्रास की बात की जा रही है कि शूद्रास का बेसिकली ऑक्यूपेशन क्या होता था, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम, बहुत आसान सा ये सवाल है, जल्दी से सारे बच्चे इस सवाल को बताएंगे। ऑप्शन ए रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे, ऑप्शन बी पीजेंट हुआ करते थे, लेबरर्स हुआ करते थे सैनिटेशन में और पोल्यूटिंग टास्क में, या ट्रेडर्स हुआ करते थे। क्या हुआ? वन फाइव चलिए, क्या हुआ करते थे हमको इस सवाल के अंदर बताना है। आपका टाइम बच्चों खत्म होता है, जल्दी से सारे बच्चों ने आंसर अभी तक दे दिया होगा। आंसर देख लेते हैं बच्चों क्या होता है। रिलीजियस लीडर्स एंड वॉरियर्स। तो बच्चों जो रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे उनको बोलते थे ब्राह्मण्स। रिलीजियस प्रीचिंग्स करना, रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़कर जो है लोगों को बताना, ये ब्राह्मण्स का काम होता था। और बच्चों जो वॉरियर्स हुआ करते थे, दे वर द सेकंड क्लास नोन एज क्षत्रियास। दे वर फेमस फॉर वॉरियर क्लास, इनको वॉरियर क्लास भी कहा जाता था। पीजेंट और आर्टिजन्स, ये सारे के ऑक्यूपेशंस वैश्यास के अंदर आते थे। शूद्रास का बच्चों ऑक्यूपेशन होता था, दे वर लेबरर इन सैनिटेशन एंड पोल्यूटिंग टास्क। ऐसे टास्क जो पोल्यूटिंग होते थे, पोल्यूटिंग का मतलब यहाँ पर ऐसा है बच्चों, जो नीचे काम होते थे ना, उन सारे कामों के अंदर शूद्रास को जो है ऑक्यूपाई किया जाता था। या जो सैनिटेशन के काम होते थे उनके अंदर जो है शूद्रास को ऑक्यूपेशन के अंदर रखा जाता था, ठीक है। ट्रेडर्स, मर्चेंट, ये सारे काम किसके हैं बच्चों? ये सारे काम वैश्यास के, शूद्रास के लिए। ऑप्शन हमारा सी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हु रोट द इन्फ्लुएंशियल बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ये किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किसने ये किताब लिखी है आपको बताना है। अगेन बहुत ईजी सा सवाल है, PYQ है, जल्दी से आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, डी ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। आई होप आप सबको ये आंसर आता ही होगा, ठीक है। चलिए फिर भी थोड़ा सा जो है सवाल के बारे में देख लेते हैं। सही आंसर बच्चों इसका है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी इज द राइट आंसर। इन्होंने ये किताब लिखी है ब्रिटिश एंड अन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सर इन्होंने और भी कुछ लिखा है जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है? जी बेटा, इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको बच्चों बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसके अंदर इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन लोगों ने इंडिया की
ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यानी किस तरीके से जो हमारे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं उन्होंने किस तरीके से इंडिया की वेल्थ को जो है ड्रेन किया है, यानी इंडिया की वेल्थ को यहाँ से ले जाकर ब्रिटिश के अंदर वो ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी इन्होंने दी है, इसको याद रखना है। बाकी ऑप्शन है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एक बुक आपको याद रखनी है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये महात्मा गांधी की बुक का नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, ये याद रखना। बाकी महात्मा गांधी ने और जो लिटरेरी वर्क है, एक इनका स्वराज करके है, वो याद रखना है बच्चों। बाल गंगाधर जो नेहरू साहब है, नेहरू साहब की भी 2-3 किताबों के नाम याद रखना है। एक इनकी बुक का नाम है बच्चों एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी। ये एक किताब है विच इज़ रिटन बाय अगेन नेहरू जी। ठीक है, और बाकी नेहरू जी की किताब का नाम याद रखना है आपको, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी किसने लिखी है? नेहरू जी ने लिखी है। ठीक है बच्चों, बाल गंगाधर तिलक से आपको क्या याद रखना है बच्चों? इन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर चलाए थे। एक न्यूज़पेपर का नाम था बच्चों मराठी, है ना, इसको इंग्लिश में बच्चों मराठा करके इस तरीके से भी बोला जाता है। ठीक है, MARATTHA, ये इंग्लिश में बोला जाता है मराठी, बल्कि मराठी इसका नाम है। और दूसरा आपको नाम याद रखना है बच्चों केसरी। केसरी, ये 2 फेमस न्यूज़पेपर हैं जो बाल गंगाधर तिलक ने चलाए थे। ये हमारी इस सीरीज़ की PYQ सीरीज़ की सेकंड वीडियो थी। इसके अंदर हमने जो 20 सवाल पूछे थे, सर इसके अंदर 20 क्यों थे? पिछली बार तो 25 थे, आपने कराए थे। तो बच्चों 2024 से पहले, 2024 से पहले जामिया सिर्फ जो है 20 क्वेश्चंस पूछा करता था। मैथ के अंदर उस टाइम पर सवाल, मैथ और साइंस के 5-5 सवाल ज़्यादा आते थे। 2025 से ये पैटर्न चेंज हुआ और चारों सब्जेक्ट जो हमारे जो SST है, इंग्लिश है, मैथ्स और साइंस है, वो चारों इक्वल हो गए 25-25 के। उससे पहले SST में सिर्फ 20 सवाल आते थे। ठीक है, सेकंड वीडियो इस सीरीज की 20 सवाल हमने देखे पूरे ऑप्शंस के साथ, पूरे सवाल के साथ समझ के। मैंने आपको वीडियो के बीच में ही बच्चों बताया सिलेबस लिमिटेड है हमारा, हमको पता है कि इन्हीं किताबों के अंदर से, इन्हीं बुक्स के अंदर से हमारे सवाल आने वाले हैं। थीम्स जो है रिपीट होते हैं बच्चों, है ना। PYQs इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि हमको PYQs से क्या पता चलता है? हमको पता चलता है रिपीटेड थीम्स। कौन से ऐसे थीम्स है जिससे बार बार जो है सवाल आ रहे हैं। जैसे इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि अगेन एंड अगेन जो हमारे गवर्नर जनरल हैं उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, है ना। कांग्रेस से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हमारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये कुछ थीम ऐसे होते हैं बच्चों जो रिपीटेड होते हैं, जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। ये फ्री के मार्क्स होते हैं, अगर एक बार इनको पढ़ लिया जाए तो यहाँ से हमारा सवाल जो भी आएगा वो पक्का जो है उसको हम जो है इंशाल्लाह सही करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड वीडियो था। वीडियो को जो है अपने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, अच्छे से देखकर सारे सवालों को तो जो है करना ही करना है। जितने मैंने ऑप्शंस बताए, जितनी इंफॉर्मेशन दी है, उसको भी बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से जो है दिमाग के अंदर रखना है। इसी तरीके से तीसरी वीडियो भी आएगी आपके पास, और 2016 तक के सारे जो है जितनी भी वीडियो, जितने भी साल के पेपर हैं, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, है ना। चैनल के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सर्किल के अंदर है, जो भी आपको लगता है कि तैयारी कर रहे होंगे, उन सब तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। ठीक है, और बच्चों मेहनत करनी है, बहुत दबा के, बहुत लगन के साथ मेहनत करनी है। मात्र 2 से 2.5 महीने का आपके पास टाइम है, और ये मौका अगर आपके पास से जाता है तो बच्चों आपके 4 साल का लॉस है। सर लॉस किस फॉर्म में? अगर आप इस एंट्रेंस को क्रैक कर लेते हैं तो आप 4 साल के लिए सिक्योर हो जाते हैं। आपकी 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल एक बेहतरीन और एक बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशन से होने वाले हैं। पर्सनैलिटी आपकी जबरदस्त हो जाएगी, एक्सपोजर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो 4 साल का खेल है बच्चों, 2-2.5 महीने की बात है। अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से चीज़ों को करिए। जो भी किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, न्यूरॉन एकेडमी आपके साथ खड़ा हुआ है, हर वक्त आपके साथ है। आप किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, उसको रजिस्टर कर लीजिए। उसके लिए बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। और बाकी जहां भी आपको न्यूरॉन एकेडमी, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर आप जुड़ जाइए, आपकी तैयारी बेहतरीन होने वाली है ना। अगली वीडियो आएंगी, उन वीडियो को भी ऐसे ही देखना है, सारे सवालों को करना है। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।